Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss the Hindu newspaper of January 8, 2024. And first of all, we will see कि इंडिया एंड मालदीव्स का रिलेशन जो डे बाय डे खराब ही होते जा रहा है, उसको हम लोग पूरे डिटेल से एनालाइज करेंगे कि इंडिया के लिए मालदीव्स कितना इम्पोर्टेंट है और अगर ये टाई तोड़ लेता है तो इंडिया को क्या नुकसान पहुंचेगा एंड मालदीव्स को क्या नुकसान पहुंचेगा। एंड वी विल डिस्कस इसके रिगार्डिंग जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस कि इसका थोरो हम लोग डिस्कस करेंगे कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से या पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से कि कैसे इंडिया एंड मालदीव से एक दूसरे के लिए हेल्पफुल है, या फिर अगर ये जो एग्रीमेंट है या जितने भी टाई अप है अगर वो तोड़ देता है तो उसको क्या नुकसान पहुंचेगा। एंड देन वी विल डिस्कस 3 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल। तो लेट्स सी कि हम लोग कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस मालदीव सस्पेंड्स 3 डिप्टी मिनिस्टर फॉर रिमार्क अगेंस्ट मोदी। तो हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे एंड हम लोग देखेंगे कि ये जो एडिटोरियल 3 आर्टिकल्स है उसको भी कि कौन कौन से आर्टिकल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन वी विल डिस्कस एविएशन प्रोफेशनलिज्म विच इंडिया मस्ट ड्रॉ फ्रॉम। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर नेगोशिएशन एज ए बूस्ट फॉर डिसेबिलिटी राइट्स, ये डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट ए न्यू हाई कि इसके रिगार्डिंग क्या है और ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे इंडिया एंड मालदीव से। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये आर्टिकल। तो ये न्यूज में क्यों है? बिकॉज इंडिया स्ट्रांगली रेजेज इशू ऑफ डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट अबाउट प्राइम मिनिस्टर विद द फॉरेन ऑफिस, और 3 लीडर had commented about a PM visit to Lakshadweep, or Mozo government distances itself from remark. Senior Maldivian leader condemned comments. तो ऐसा है कि ये जो 3 मिनिस्टर्स हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी पे ये भद्दा कमेंट किया है एंड इसीलिए ये टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। एंड ये बहुत सारी चीजें जो हैं जैसे कि इसके और उसी के बाद ये सारी चीजें जितने जो हैं वो हैशटैग चलने लगा कि बायकॉट मालदीव, और जितने भी लोग जो इंडिया से जो जाती थी वेकेशन मनाने या अभी भी जिनके जो प्लान्स थे तो उन सारों ने क्या किया कि जो फ्लाइट की जितने भी टिकट थी या फिर जिनका भी वो ट्रैवलिंग करने का, और यहाँ तक कि ये जो MMT है मतलब मेक माई ट्रिप जिससे बुकिंग होती है मालदीव्स के लिए, उसने भी ये कैंसिल कर दिया बुकिंग लेना मालदीव्स के लिए। तो इससे क्या है कि मालदीव्स को बहुत बड़ा झटका पहुंचा है और बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो हम लोग इसको देखते हैं। देन आफ्टर हम इससे रिलेटेड ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है हम वो भी देखेंगे। तो अभी क्या हुआ कि इंडिया के जो हाई कमीशन है और मालदीव्स में, तो उसने स्ट्रांगली रेज्ड किया कंसर्न कि ये डिसरेस्पेक्टफुल है और ये जो रिमार्क दिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा। तो अभी क्या हो रहा है कि वहां पे जो मालदीव्स में ही बहुत सारे, एक तो 3 मिनिस्टर्स ने ये डिसरेस्पेक्टफुल कमेंट किया, लेकिन उस कमेंट के बिहाफ में ही जो वहां के जो बाकी मिनिस्टर्स हैं वो इंडिया के सपोर्ट में खड़े हुए हैं, क्योंकि ये जो है प्रधानमंत्री यहाँ के वो कोई ऐसे आम इंसान नहीं है। एंड उन्होंने बोला कि एक सब चीज बोलने का तरीका होता है और ये डिसरेस्पेक्टफुल था और ऐसा रिमार्क नहीं देना चाहिए था। एंड ये जो फ्यू मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट जो प्रेसिडेंट मोजो हैं वो ये सारी चीजों से अभी दूरी बनाकर रखा हुआ है इन्होंने। और वैसे भी ये मोजो जो है वो प्रो चाइना है, तो वो हमेशा चाइना के टुवर्ड्स रहते हैं और वो पहले से भी चाहते थे कि ये इंडिया के साथ टाई अप टूट जाए, बिकॉज ये उनका जो अभी वो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है एंड उनका जो एजेंडा ही था कि जो इंडियन फेज आउट, एंड जब वो जीत जाएंगे तो इंडिया से रिलेटेड जितने भी मिलिट्री है वहां पे उनको वो हटा देंगे और जो इंडियंस लोग जो वहां पे काम करते हैं रहते हैं उनको भी निकाल देंगे। तो इसीलिए उन्होंने स्लोगन ही चलाया था कि
इंडिया बैक आउट और इंडिया फेज आउट। तो ये सारी चीजें, और उन्होंने बोला था अगर मैं जीत जाता हूँ तो इन सबको हटा दूंगा। तो उसी के स्लोगन के बेसिस पे उनकी जीत हुई और वो इसी चीज में लगे हुए भी हैं। तो जितने जो एग्रीमेंट है या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, तो ये सारा कुछ ये चाहते हैं कि वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि पहले जो प्रेसिडेंट थे उनका क्या था कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एंड ये जो मौजो है उनका क्या है, ये चाहते हैं कि ये चाइना फर्स्ट पॉलिसी अपना रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में और देखते हैं। ये जो मालदीवियन गवर्नमेंट है उसने सस्पेंड किया है 3 जो डिप्टी मिनिस्टर है उसको, और जो जो सेंटर ऑफ कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट दिया है, और जस्ट ए डे बिफोर मौजो इज शेड्यूल्ड टू डिपार्ट हिज फर्स्ट ट्रिप टू चाइना। क्योंकि और ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि जब इंडिया जो एज ए बिग ब्रदर हमेशा रोल प्ले करता है, बिकॉज इंडिया ने बहुत ज्यादा मदद किया है मालदीव्स का, एंड इंडिया वाज द फर्स्ट पर्सन एंड फर्स्ट कंट्री। जब मालदीव इंडिपेंडेंस हुआ था तो इंडिया ने ही सपोर्ट किया था इसके इंडिपेंडेंस होने में। एंड जब कोविड का भी टाइम था तो कोविड के टाइम में भी इंडिया ने ही ये वैक्सीन पहुंचाए थे, एंड जो राशन पानी, ये खाने की चीजें या फिर वाटर और जो बेसिक नीड्स की जरूरत थी वो फुलफिल किया था। तो जब ये न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट है वो इंडिया में ना आकर के उन्होंने शेड्यूल किया है कि वो पहले टर्की में जाएंगे एंड देन आफ्टर वो चाइना में जाएंगे। और अभी जब वो चाइना के लिए डिपार्ट करने वाले थे तो तभी ये सारी चीजें हो गई। और वहां के जो मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला मोदी जी को कि मोदी जी जो है पपेट है इजराइल के, एंड ये भी बोला गया कि इंडिया को मालदीव्स को इंडिया की जरूरत नहीं है और ना ही वहां के प्रधानमंत्री की। और जब ये कब से स्टार्ट हुआ, जब ये 3-4 डेज पहले जब प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप के लिए वहां पे गए थे, और लक्षद्वीप के लिए उन्होंने बोला क्या कि ये एक आइलैंड है और ब्यूटीफुल आइलैंड है, और आपके जितने भी वेकेशंस है या फिर मैरिज का जो आपका डेस्टिनेशन है वो आप लक्षद्वीप में बना सकते हैं, क्योंकि ये पीसफुल और बहुत ज्यादा खूबसूरत है। और उन्होंने बोला कि वो लक्षद्वीप पे ये लॉजिस्टिक्स का काम करेंगे, इंटरनेट बढ़ाने की काम करेंगे, एंड जो वहां पे जो भी बेसिक नीड्स है और ड्रिंकिंग वाटर हो गया एंड रोड एंड सारी चीजें बढ़ाने की काम करेंगे, ताकि लोगों का वहां पे एक्सप्लोर ज्यादा हो और वहां इन्हांसमेंट हो। तो वो अपील किया था उन्होंने, एंड उन्होंने जो मालदीव्स की बात भी नहीं की थी, एंड जब ये सारा कुछ हो रहा था तो मालदीव्स का जिक्र भी नहीं था। बट उसके बाद से ही जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ये सबसे रिक्वेस्ट किया था कि मैं वहां पे गया, और उन्होंने स्नॉर्कलिंग भी की थी और पूरा ये जो डाइवर्सिटी भी दिखाया था कि कितना खूबसूरत एंड ब्यूटीफुल प्लेस है ये। एंड सारे लोगों से भी, जितने सिविलियंस है और सारे लोगों से उन्होंने अपील भी की थी कि आप सबको भी यहाँ पे लक्षद्वीप को एक्सप्लोर करना चाहिए। और उसी के बाद से लक्षद्वीप जो ट्रेंड करने लगा, एंड इसका मैंने एक वीडियो भी बनाया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वो छोटा सा वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा। तो आपके जितने भी जो इसके रिगार्डिंग जो कहाँ से ये चीजें स्टार्ट हुई और ये न्यूज में अभी क्यों बन गया है ऐसा, तो वो आपका एक थॉट प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। एंड हुआ क्या कि जब उन्होंने बोला कि एक्सप्लोर कीजिए, तभी उसके बाद लक्ष्य ये मालदीव्स का आर्टिकल आया कि मालदीव्स कैसे नर्वस फील कर रहा है और वो चिढ़ रहा है कि अब जो मालदीव्स का जो प्लेस है वो लक्षद्वीप ले लेगा। तो ये सारी चीजें हुई, तभी जाकर के वहां के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ऐसा ये भद्दा कमेंट किया हमारे प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। तो ये हम लोग देखते हैं, आवर हाई कमीशन इन द मालदीव्स हैड स्ट्रांगली रेज्ड एंड एक्सप्रेस्ड कंसर्न। जो यहाँ की एम्बेसी या फिर जो ऑफिशियल्स है जो वहां पे रहते हैं, तो उन्होंने भी ये कंसर्न जारी किया है कि यहाँ का माहौल सही नहीं है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंडिया के खिलाफ बोली जा रही है। और मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है विद द फॉरेन ऑफिसर टुडे, और उन्होंने ये यहाँ का के बारे में सारी चीजें उन्होंने बताई।
एंड ये जो थ्री मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, जैसे मरियम शियोना है और मलसा शरीफ एंड महजूम माजिद, और दिस रेजिंग रिमार्क अबाउट इंडिया एंड मिस्टर मोदी आफ्टर प्राइम मिनिस्टर रिसेंट विजिट टू लक्षद्वीप। तो ये वहीं से स्टार्ट हुआ और ये सब कुछ इन्होंने बोला क्या, ये ट्विटर पे जो इंडिया टाइज विथ इजराइल एंड मेड डिस्पैरेजिंग कमेंट, और उन्होंने बोला कि मोदी जो है वो पपेट है इजराइल के, ऑल बिकॉज क्योंकि ये जो मालदीव है वो हमास को सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए उसने ऐसा बोला। एंड इससे लक्षद्वीप का क्या है, एम है कि वो चैलेंजिंग करना मालदीवियन टूरिज्म को, विच प्रिसाइड्स इटसेल्फ ए फेमस बीच साइड फैसिलिटीज, क्योंकि लक्षद्वीप भी उतना ही वो ब्यूटीफुल है और सारी डाइवर्सिटी वहां पे प्रेजेंट है। तो प्राइम मिनिस्टर जी ने ये बोला था कि वहां पे एक्सप्लोर करने के लिए, और वहां पे मालदीव्स का कोई नाम भी नहीं लिया गया था, लेकिन इन्होंने भद्दा कमेंट किया है कि ये चाहते हैं, मोदी चाहते हैं कि जितना भी टूरिस्ट एंड ट्रेवल है जो मालदीव्स में होता है वो वहां से हट करके लक्षद्वीप में होने लगे। और अभी हम लोग उसका मैप भी देखेंगे एंड सारी चीजें भी देखेंगे। तो ये सारी चीजें हैं एंड वहां के जो लोग हैं वो खुद ही इस चीज को कह रहे थे कि ये जो बोला गया है, कमेंट किया गया है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे इट बिलीव्स इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बट दैट हैज टू बी एक्सरसाइज्ड इन ए रिस्पॉन्सिबल मैनर। और वहां के जो मिनिस्टर है उनकी ये खुद बोली हुई बात है कि जो बाकी मिनिस्टर्स को वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने ये भद्दा कमेंट किया है उन पे। एंड ये भी बोला गया कि ये डेरोगेटरी रिमार्क है कि जितने भी फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला कि ये जो थ्री जो डेप्टी मिनिस्टर हैं वो सस्पेंड कर दिए गए उसके बाद। एंड ये जो यूएन जनरल असेंबली के अब्दुल्ला शाहिद हैं, उन्होंने बोला कि ये जो कमेंट किया गया है वो डिस्क्राइब करता है कि रिस्पॉन्सिबल है एंड ये जो ओडीएस है, एंड आई कॉल ऑन द गवर्नमेंट टू रेप्रिमांड दीज ऑफिशियल्स। एंड उन्होंने खुद ये बोला कि ये जो कमेंट किया गया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और मैं ये खुद कहता हूँ कि जिन्होंने जिस मिनिस्ट्री ने ऐसा बोला है उसको सस्पेंड कर देना चाहिए और उसको पद से हटा देना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बट ये सारी चीजों पे मौजो ने अभी कुछ नहीं बोला है एंड वो अभी साइलेंट है। एंड देन इनका जो मिलिट्री प्रेजेंस है, लेकिन मौजो इस जो अभी वाकया हुआ है उसमें तो साइलेंट है, लेकिन वो हमेशा से चाहते हैं कि इंडिया के साथ जितने भी टाई अप है वो टूट जाए, बिकॉज और उनका जो मेन एजेंडा था कि इंडिया की जो मिलिट्री है जो वहां पे प्रेजेंट है उनको हटा देने का। जैसे कि ये जो मिलिट्री प्रेजेंट है, देयर इज मेनली एम टू at providing medical support to the distant island of Indian Ocean नेशन। तो ये जो वहां पे मिलिट्री है तो वो चाहते हैं कि वो वहां से मालदीव से हट जाए जितने भी इंडियन मिलिट्री है, और उनको ऐसा लगता है कि जब इंडियन मिलिट्री वहां पे रहती है तो उनकी सोवेरेनिटी का थ्रेट हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो मिलिट्री है मालदीव में, तो वो जो ये लोग इनकैपेबल है खुद की रक्षा करने के लिए, और जस्ट वो इंडिया के नजदीक है, तो इसीलिए इंडिया ने वहां पे मिलिट्री रखा हुआ है कि इंडिया का भी सपोर्ट होगा एंड इंडिया भी सेफ्टी से रहेगा एंड मालदीव जो है वो भी सेफ्टी से रहेगा। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। एंड ये बोला गया कि जब से वो इलेक्ट हुए हैं मौजो, तो उन्होंने ये जो मिस्टर मोदी के साथ जब वो समिट में मिले थे दुबई में, जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 हुआ था तब, तो उसके बाद उन्होंने तब भी अच्छे से बात नहीं किया था और जो भी डिस्कशन करना था वो भी नहीं किया था। एंड देन उसके बाद उन्होंने इंडिया में की जो मीटिंग थी वो कैंसिल करके वो पहले टर्की में गए, एंड देन आफ्टर उन्होंने ये जो चाइना में जाने का प्रोग्राम बनाया है, और ये जो चाइना में जाने का वो उसका शेड्यूल उनका टाइम कब का है, ये जो जनवरी 8 to 12। तो इससे यही दिखाता है कि ये जो मौजो है वो टोटली इंडिया को इग्नोर कर रहे हैं। एंड देन हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो ये है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द 10 डिग्री चैनल। तो जैसे अंडमान एंड निकोबार, निकोबार एंड सुमात्रा, मालदीव्स एंड लक्षद्वीप, सुमात्रा एंड जावा। तो इसका आंसर है अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि अंडमान और निकोबार ही ये जो 10 डिग्री चैनल है उससे सेपरेट होता है। तो ये है। एंड हम लोग देखते हैं कि इसका जो मैप है एंड क्या अदर पर्सपेक्टिव से ये किस लिए हमारे ये जो इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है।
तो ये हमारा प्यारा भारत है एंड यहाँ पे ये कोची है। और कोची से क्या है, ये जो लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप आइलैंड यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड ये जो मालदीव्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। एंड अभी बोला जा रहा है कि जितने लोग जो यहाँ पे मालदीव्स में आते हैं वो यहाँ पे ना आकर के वो लक्षद्वीप में विजिट करें, बिकॉज मालदीव्स में आने का मतलब कि वहां पे लैक्स ऑफ रुपीस खर्च हो जाता है एंड वही सारी चीजें आपको लक्षद्वीप में भी मिलेंगी। तो आप वहां पे ये कीजिए और वहां पे आपका इतना कॉस्ट भी नहीं लगेगा। और ये जो इंडिया की ही जो ये लक्षद्वीप जो इंडिया का ही पार्ट है, और यहाँ पे अगर जाते हैं तो इसका जो रिच जो डाइवर्सिटी है और इसका एनरिचमेंट और ज्यादा बढ़ेगा। तो यही बोला गया है। एंड देन यहाँ पे श्रीलंका है। एंड हम लोग चलते हैं कि ये जो इंडिया एंड मालदीव्स का रिलेशन कैसे है। और अभी जो रिसेंट जो मालदीवियन प्रेसिडेंट है जो मोहम्मद मुजो वो जीत गए हैं, और उन्होंने एक्सप्रेस किया अपना इंटेंट कि वो चाहते क्या है। और वो चाहते हैं कि ये जो इंडियन जो ट्रूप है जो मालदीव्स में प्रेजेंट है तो वो वहां से हट जाए। और उसके लिए इन्होंने स्लोगन भी चलाया था कि इंडिया आउट कैंपेन का, और अगेंस्ट द आउट गोइंग प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोली, बिकॉज ये जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे और फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे इंडिया के साथ, और उन्होंने ही ये स्टार्ट किया था इंडिया फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी। एंड हम लोग देखते हैं कि ये हिस्टोरिकल ये जो बैकग्राउंड क्या है कि इंडिया एंड मालदीव जो है वो शेयर करता है हिस्टोरिकल कनेक्शन। और जो मालदीव्स है वो इंडिपेंडेंट हुआ था 1965 में और फॉलोइंग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। एंड इंडिया ने ही इसका बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या है, ये जो दोनों कंट्री है वो इंगेज करता है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जैसे इक्वेरिन एंड दोस्ती और एकाथा एंड ऑपरेशन शील्ड भी। और इंडिया प्ले करता है क्रूशियल रोल जो प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेस। और ये फुलफिल करता है ये जो पोर्शन है डिफेंस में और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट को। एंड इंडिया का जो ऑपरेशन है मालदीव्स में, तो ये जो ऑपरेशन चला था ऑपरेशन कैक्टस है, ये कब 1988 में। एंड इंडिया का जो आर्म फोर्सेस है वो एड करता है मालदीवियन गवर्नमेंट को एंड वो थॉटिंग ए कूप अटेम्प्ट। एंड ये जो ऑपरेशन नीर था जो 2014 में चला, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ड्रिंकिंग वाटर असिस्टेंस टू एड्रेस ए वाटर क्राइसिस, बिकॉज इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री दोज हु हैव एड द मालदीवियन, और उसने जो है ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाया था। एंड उसके बाद ऑपरेशन संजीवनी भी चलाया गया था जो इसेंशियल मेडिसिन सपोर्ट अगेंस्ट कोविड-19। और उसमें भी इंडिया ने ही फर्स्ट सबसे पहले ये मेडिसिन भेजने का काम किया था। तो इंडिया ऑलवेज एक्ट एज बिग ब्रदर, बट ये जो मौजो है वो चाइना के टुवर्ड्स है, इसीलिए वो इंडिया के साथ अब कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं। एंड देखते हैं ये जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या है कि इंडिया इज द मालदीव से सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और इंडिया की जो कंपनीज है जैसे कि ये एफकॉन्स हो गई जो इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट लाइक ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में, एंड जो इम्फेसाइज करता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो दोनों नेशन में। एंड देखते हैं हम लोग ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या चल रहा है कि इंडिया जो क्रेडिट लाइन है जो सपोर्ट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को मालदीव्स में, जैसे कि ये जो हनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट है वो कर रहा है। और इंडिया जो है वो नेशनल कॉलेज फॉर पोलिसिंग एंड लॉ इन्फोर्समेंट का भी स्टार्टिंग कर रहा है, और वो कब हुआ 20 से 2022 में। और ये जो ग्रांट असिस्टेंट भी देता है, इंडिया प्रोवाइड करता है ग्रांट असिस्टेंट इंक्लूडिंग 100 मिलियन रुपया जो वहां की करेंसी है, और प्रोजेक्ट लाइक द हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और ये जो स्कीम है जो चलाई गई है मालदीव्स में जो हाईलाइट करता है फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए। और जो स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन में क्या ये सपोर्ट करता है, ये जो डेवलपमेंट है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का, एंड ये जो गैधू एंड एकेडमिक पार्टनरशिप भी प्ले करता है। जैसे ये मालदीव्स का जो नेशनल यूनिवर्सिटी है एंड कोची का जो यूनिवर्सिटी है ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो वो मिलके ये लोग चलाते हैं। एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर भी है जो इंडिया असिस्टेंस करता है और कंट्रीब्यूट करता है ये जो ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने में जो अद्दू है वहां पे। एंड ये भी एड्रेस करता है कि जो क्रिटिकल हेल्थ केयर की जरूरत होती है मालदीव्स में, तो इंडिया उसको भी फुलफिल करता है। एंड ये देखते हैं कि चाइना फैक्टर क्या है। तो चाइना फैक्टर ये है कि ये इंक्रीज कर रहा है अपना स्ट्रैटेजिक जो प्रेजेंस है चाइना वो मालदीव्स में। और ये जो फैक्टर ऑफ कंसर्न है इंडिया के लिए, क्योंकि
ये जो इंडिया के बॉर्डर पे ही ये जो डिफेंस है, जैसे कि हम लोग देखते हैं ये मालदीव्स है, तो मालदीव्स के ही इन्होंने मिलिट्री बैठाई हुई है कि यहाँ पे जो इंडिया की मिलिट्री है वो गार्ड करती है या इसके कोस्ट को भी, एंड वो इंडिया को भी गार्ड करती है। तो अभी मौजूद चाहते हैं कि यहाँ पे जो मिलिट्री है वो हट जाए ताकि वो चाइना इसका जगह ले ले। तो इसके लिए क्या होगा, अगर चाइना यहाँ पे आ जाता है तो वो इजिली इंडिया में एक्सेस कर पाएगा, और ये इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये हम लोग देखा हमने। और ये हम लोग जैसे द मालदीव्स है हैज गेन सिग्निफिकेंस इन चाइना, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है तो वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है साउथ एशिया में। और उसी के रिगार्डिंग ये जो डायनामिक्स है, ये साइनो इंडियन रिलेशन ऐड करता है कॉम्प्लेक्सिटी थ्रू द सिचुएशन, क्योंकि ये जो फ्रेंडली रिलेशन था इंडिया एंड मालदीव्स का, तो इन दोनों के बीच में अब चाइना आ गया है, तो इसीलिए कॉम्प्लेक्सिटीज और ज्यादा बढ़ गई हैं। तो ये हमने डिटेल में देख लिया। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा एडिटोरियल आर्टिकल है उसमें। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर एडिटोरियल आर्टिकल विच इज ए न्यू हाई। तो लेट्स सी, इसरो शुड help everyone enjoy the fruits of its new science mission। तो ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है, बिकॉज अभी बैक टू बैक ये इसरो ने ये सक्सेसफुल वहां पे लैंडिंग किया है। पहले तो जो एक्सपोसेट था जो 1 जनवरी को जो न्यू ईयर के दिन वो लॉन्च हुआ, एंड देन ये जो अभी आदित्य L1 लॉन्च हुआ है और वो भी सक्सेसफुल लैंड कर गया है, बिकॉज वो लॉन्च तो सितंबर में ही हो गया था एंड उसको पहुंचने में 127 डेज लगे हैं, एंड वो सक्सेसफुली जहां उसको लैंड करना था वो कर गया है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इसको डिटेल में। और जनवरी 6 को जो स्ट्रीम ऑफ कमांड है वो ट्रांसमिट किया गया साइंटिस्ट के द्वारा एंड इंजीनियर्स के द्वारा, और इंडिया के जो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वो ट्रांसलेट किया गया कंप्यूटर ऑन बोर्ड द आदित्य L1 स्पेस ग्राफ, कि वहां पे जो इसका जो जहाँ पे इसको पहुंचना था कि मैनूवर्स दैट गाइडेड इट इनटू ऑर्बिट, एंड जो इमेजिनरी पॉइंट था स्पेस में वहां पे ये सक्सेसफुली पहुंच गया। और ये जो आदित्य L1 है रेस्ड इट्स डेस्टिनेशन, एंड L1 जो है और कहाँ पे ये इसको पहुंचना था, ये L1 जो लैंग्रांज पॉइंट है वहां पे। एंड इसके बारे में हम लोग फर्दर देखते हैं कि ये एक्सपेक्ट किया गया था कि इसका लाइफ साइकिल जो है वो 5 इयर्स के लिए है, एंड ये जो आदित्य L1 है वो ऑब्जर्वर का काम करेगा। और किसका, ये जो ऑब्जर्वेटरी क्लास सोलर मिशन, क्योंकि इसका नाम से ही पता लग रहा है कि ये आदित्य L1 जो सन के लिए बनाया जा रहा है, एंड ये 7 इंस्ट्रूमेंट में वर्क करेगा, और ये 7 इंस्ट्रूमेंट में सन की स्टडी करेगा। जैसे ये जो इसका वेल्क है ये स्टडी करेगा अ कोरोना ग्राफ टू स्टडी द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सन एटमोस्फियर, और ये जो सूट है वो स्टडी करेगा एन अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, एंड ये जो सोलेक्स है एंड हेलियोस है वो स्टडी करेगा टू स्टडी सोलर फ्लेयर एंड कोरोनल मास इजेक्शन, जो सबसे आउटर लेयर होता है और ये जो सोलर फ्लेयर निकलते रहता है तो ये उसकी स्टडी करेगा। ये जो सोलेक्स है एंड हेलियोस है, एंड जो ये एपेक्स है एंड ये PAPA, तो वो क्या करेगा, स्टडी करेगा सोलर विंड एंड प्लाज्मा का, जो and a set of digital magnetometers to measure properties of the magnetic field around the spacecraft। तो ये सारे फीचर्स दी गई है और ये फीचर्स के काम है कि वो किस चीज की स्टडी करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड मैं अलग से आदित्य L1 का एक वीडियो भी लेकर के आऊंगी, तो उसमें ये सारी चीजें जो है जैसे हेलियोक्स है, सोलेक्स है एंड एपेक्स है, ये PAPA है, तो ये सारा कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी। अब देखते हैं ये लैग्रांज पॉइंट जो है वो कितने डिस्टेंस पे है, 1.5 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ इन द अर्थ सन डायरेक्शन। जब अर्थ और सन का जो डायरेक्शन है तो अर्थ से 1.5 किलोमीटर पे के दूरी पे है ये, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर। और ये जो 1 of 5 लैग्रांज पॉइंट, क्योंकि एज वी नो कि लैग्रांज पॉइंट जो होता है वो 5 होता है, L1 to L5,
तो अभी तक क्या है, ये सिर्फ L1, L2 एंड हार्डली L3 तक पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि L4 और L5 वहां जाना पॉसिबल नहीं है अभी, तो इसीलिए। और ये जो आदित्य L1 है वो कहाँ गया है, लैग्रांज 1 पे। एंड ये जो नेट टग टुवर्ड्स इधर, और ये बोल रहे हैं कि ये जो टू बॉडीज है जो इंटरेक्ट करेगा, जैसे ये लैग्रांज पॉइंट पे जाएगा तो ये सन की भी स्टडी करेगा और देखा जाएगा कि अर्थ से ये जो सन है वो कितनी दूरी पे है और इसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस कैसा पड़ता है, और सन से जो मैग्नेटोमीटर निकलता है या कोरोना से जो रेज निकलती है, उन सारी चीजों की ये स्टडी करेगा। और ये जो आदित्य L1 है वो स्टे एट L1 वाइल एक्सपांडिंग इट्स लिटिल फील्ड, तो इसको 5 सालों के लिए ये वैलिड है, तो उसी हिसाब से इसका फ्यूल भी मेजर किया गया है। और ये कहाँ पे रहेगा, ये L1 जो पॉइंट है लैग्रांज पॉइंट, ये वहीं पे रहेगा। एंड ये जो आदित्य L1 है वो सप्लीमेंट करेगा इंडिया का जो स्टोरीड है और हिस्ट्री है ऑब्जर्विंग द सन, क्योंकि पहले भी बहुत सारी कोशिश की गई है एंड तो वो सफल नहीं हुआ है। बट ये जो डेटिंग बैक टू द कोदाई कोनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, क्योंकि पहले भी ये कोशिश किया गया था, और कब, ये 1901 में जो कोदाई कोनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी का, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा था। लेकिन ये जो आदित्य L1 है वो सक्सेसफुल रहा, और ये हेल्प करेगा जो हिस्ट्री में नहीं हो पाई थी, तो उसका काम करेगा ये। एंड ये इट ऑल्सो फॉलोज द एक्सपोसैट मिशन, बिकॉज एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि 1 जनवरी को ही ये लॉन्च हुआ था एक्सपोसैट, और वो सक्सेसफुली लॉन्च हुआ था। और ओनली द वर्ल्ड सेकंड एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट है। एंड ये जो ओनली द वर्ल्ड से सेकंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट जो है वो अमेरिका है, और अमेरिका ने कब किया था, ये नासा ने 2021 में। और ये जो सेकंड है, इवन दो वी आर, अगर अब देखा जाए तो ये जो भारत है वो चाइना से भी आगे है ये एक्सपोसेट के मामले में, क्योंकि चाइना ने भी ये इसका मिशन सक्सेसफुल नहीं हुआ है एक्सपोसेट का, लेकिन इंडिया का हो गया। और अभी वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही कंट्री है जिनका ये एक्सपोसेट मिशन है वो सक्सेसफुल हो पाया है। फर्स्ट तो नासा है एंड दूसरा इसरो है। एंड 8 years एंड एस्ट्रोसेट, एंड इसे एस्ट्रोसेट भी पहले लॉन्च हो चुका है 8 years पहले। एंड ये जो आदित्य L1 है और एस्ट्रोसेट है वो बिग स्ट्राइड्स है फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये दोनों ही सक्सेसफुल हुआ, क्योंकि ये भी है ना बहुत सारी कंट्रीज में अभी तक सक्सेसफुली नहीं वो लोग लॉन्च कर पाए हैं, बट इंडिया ने किया। एंड आदित्य L1 भी सक्सेसफुली उन्होंने लॉन्च किया। एंड ये जो पहले कंपैरिजन टू द इमेजिंग एबिलिटीज ऑफ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का जो इमेजनरी है, जो इमेज देखा जाता है एकदम क्रिस्टल क्लियर, तो जब भी ये लॉन्च हो जाएगा ये जो एक्सपोसेट, तो उसके बाद क्या है, ये बेहतर तरीके से फिर ये सारी चीजें कम्युनिकेशन में और भी सारी चीजों में हेल्प मिलेगा, और ये ऑपरेट किया जाएगा 3 स्पेस एजेंसीज में। एंड देन हम लोग देखते हैं ये जो कैप्चर करेगा हाई रेस फोटोग्राफ ऑफ द कॉस्मोस एंड आर डिस इल्यूजन व्हेन इट डज नॉट, मतलब कि जब ये एक्सपोसेट या एस्ट्रोसेट या आदित्य L1 भी है, तो ये जो बेसिकली एक्सपोसेट है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का है। और जब कम्युनिकेशन सैटेलाइट जब सक्सेसफुली बन जाएगा या वो अपना वर्क करेगा, तो उसका जो है फोटो लेना या नेट चलाना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूज कर पाएंगे। जैसे अगर ये एक्सपोसेट वर्क करने लगा तो 42 GB पर सेकंड हम लोग यूज कर पाएंगे, एंड ये भी बहुत सक्सेसफुल रहेगा। एंड जो फोटोग्राफ लेना है या जो जितने भी ये डिसइल्यूजनड वाली चीजें हैं जो इजिली नहीं दिखाई देती, वो भी क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा। एंड ये अभी सिर्फ, और जो वहाँ के चेयरमैन है और जो साइंटिस्ट है वो ऐसा कह रहे हैं कि ये अभी शुरुआत है, अभी इसरो को बहुत कुछ करना है। एंड उन्होंने बोला कि ये जो आम जनता है और जो उनको भी साइंस से वाकिफ होना चाहिए, और उनको भी ये जो स्वीट फ्रूट है उनको भी खाना चाहिए कि इंडिया कैसे तरक्की कर रहा है और ग्रोथ कर रहा है, और इंडिया ने कैसे बैक टू बैक सक्सेसफुली लॉन्च किया है। एंड उन्होंने बोला कि इसरो कैन डू मोर,
और अभी बहुत कुछ करना बाकी है अभी। एंड देन ये कमीशनिंग किया गया है साइंस कम्युनिकेशन में और न्यू रिजल्ट एट रेगुलर इंटरवल। तो ये सारा कुछ बनाया गया है ये जो साइंस कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। एंड ये जो इसरो है शुड आल्सो कंसीडर इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स ऑफ ऑन मिशन दैट फीड पब्लिक इंटरेस्ट। और इसरो वो सारी चीजें भी करेगा जिससे पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ी हुई है। तो एंड ये जो है लव इसरो हैज बीन गेटिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ लेट, इट मे जस्ट बी ए मैटर ऑफ आस्किंग। तो अभी क्या है कि इसरो को सारे जगह से बहुत प्यार मिल रहा है क्योंकि ये सक्सेसफुल लैंड किया है। इवन दो प्रधानमंत्री जी ने भी उनको सपोर्ट किया है। एंड अपने ये जो एक्स एंड जो फॉर्मर ट्विटर था उस पे भी इन्होंने बहुत ज्यादा शुभकामनाएं और बधाई दी है। एंड ये एक आर्टिकल है एविएशन प्रोफेशनलिज्म विच इंडिया मस्ट ड्रॉन फ्रॉम। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है कि ये इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सेवरल थिंग्स गोइंग रॉन्ग, तो वन थिंग जो कॉज करता है मोस्ट डैमेज विल बी वन टू गो रॉन्ग। अगर कोई भी चीज जो गलत होती है तो उसमें एक जो चीज है वो कुछ ज्यादा ही डैमेज करता है और इज वन ऑफ मर्फीज जनरल लॉ। तो ये मर्फी का एक लॉ है। एंड ये क्यों बोला जा रहा है, ये किसके रिगार्डिंग में है ये सारा आर्टिकल्स। तो ये अभी जो बैक टू बैक इतना जो जेट है, फ्लाइट है, फ्रेट है, उसका ये जो डे बाय डे इतना ज्यादा दुर्घटना हो रहा है एंड डिजास्टर हो रहा है, ऑल बिकॉज ये जैसे जापान में वहां का जो फ्लाइट है वो कोलाइड कर गया। एंड देन ये जो अलास्का का जो एयरलाइंस है वो ये उसके जो इमरजेंसी गेट थी वो चलते फ्लाइट में जब ये स्काई में था तब वो इमरजेंसी गेट उखड़ के गिर गया। तो ये सारी चीजें एंड उससे भी पहले बहुत सारी घटना हो चुकी है और जिसके कारण डेथ भी हो चुका है। तो ये सारे जो आर्टिकल है ये उसी के रिगार्डिंग है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। और एंड जो जापान का जो एयरलाइन था और एयरबस है A350 एंड एयरक्राफ्ट जो कोलाइड कर गया, तो उससे क्या हुआ कि जापानीज का जो कोस्ट गार्ड था जो बम्बार्डियर -8 एयरक्राफ्ट एंड टोक्यो हैनेडा एयरपोर्ट वाइल लैंडिंग। तो जब वो लैंड कर रहा था तो जो बस होती है वहां पे जो कंस्ट्रक्ट करती है एंड जो फ्लाइट आया तो उसने क्या किया कि वो आपस में कोलाइड कर गया। और ये बोला जा रहा था कि जो वहां पे इंस्ट्रक्टर होता है वो वहां पे प्रेजेंट नहीं था, इसी के कारण ऐसा हुआ है। एंड थोड़ी बहुत ये जो पायलट थे उनकी भी नेग्लिजेंस थी एंड ये बस ने भी अपना ये जो है कंट्रोल खो दिया था जिसकी वजह से कोलाइड कर गया। बट स्टिल ये जितने भी वहां पे पैसेंजर थे वो सेफली जो है उनको निकाल लिया गया एंड ऑल आर सेफ एंड साउंड, क्योंकि उसमें 379 पैसेंजर्स थे लेकिन सारे जो है वो मोस्टली जो पैसेंजर्स थे तो वो लोग तो बच गए। बट 6 उसमें क्रू मेंबर भी थे लेकिन 6 में से क्या हुआ कि 5 की डेथ हो गई एंड उसके बाद जो ओनली वन बच पाया जो वो, और बच कौन पाया, जो पायलट था। तो पायलट ने क्या किया, जैसे ही कोलाइड हुआ तो उसने जंप कर दिया था एंड जंप करने से क्या हुआ उसकी जो है वो इंजरीज हुई पर डेथ नहीं हुई। लेकिन जो 5 जो क्रू मेंबर थे उनकी डेथ हो गई। एंड ये भी है एक कि ओनली ये जो मैक्सिमम है डेंसिटी कॉन्फ़िगरेशन और कंप्लीटली इवैक्यूएट किया सिर्फ विद इन 90 सेकेंड्स में और ओनली हाफ द टोटल नंबर ऑफ इमरजेंसी गेट। एंड ये भी बोला जा रहा है कि सिर्फ जो ये जो फ्लाइट होती है उसमें 3 ही गेट होती है, दिस साइड एंड ये जो इमरजेंसी है उसमें एंड ये तो 3 ही होता है। तो जब इस टाइप की इमरजेंसीज होती हैं एंड वो अंदर में इतने सारे पैसेंजर्स होते हैं जैसे कि वी हैव सीन ये 379 पैसेंजर्स थे जब ऐसा ये घटना घटा, तो इतने में 375 जो गेट है उससे नहीं निकल सकते हैं, तो उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। एंड अदर इंसिडेंट क्या है, जैसे अगस्त 2005 में भी जो एयर फ्रांस का फ्लाइट था तो AF358 उसने भी जो पेरिस फ्रांस से जब टोरंटो के लिए वो रवाना हो रही थी तो उसने भी हेवी रेन की वजह से वहां पे आग पकड़ लिया था और जितने भी 309 जो पैसेंजर्स थे वो इवैक्यूएट किए गए सेफली। लेकिन उसमें जो 11 जो था पैसेंजर उस वो बहुत इंजर्ड हो गया था एंड
उनका जो लगेज वगैरह है वो भी खराब हो गया था। उसी तरह से ये भी है कि एमिरेट का जो फ्लाइट था जिसमें जो 521 जो तिरुवनंतपुरम से दुबई जा रहा था, एंड अगस्त 2016 को वो भी क्रैश कर गया फ्रॉम लैंडिंग। एंड देन इस तरह की बहुत सारे जो है वो घटना हो ही रही है। एंड ये बोला जा रहा है कि क्यों हो रहा है, तो ये कोई एक तो सेफ्टी कंसर्न है, एंड दूसरा कि ट्रेनिंग में फ्लॉ है। कि ट्रेनिंग में फ्लॉ कैसे है कि एक तो प्रॉपर जांच नहीं हो रही है फ्लाइट्स की, एंड दूसरा कि जो इंस्ट्रक्टर है या फिर पायलट है या फिर जो वहाँ के लोग हैं वो अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तभी इस जाके ऐसी घटना हुई है। ये देखते हैं, क्रू ऑफ एन एयर इंडिया एयरबस फ्लाइट फ्रॉम कोची टू दुबई ऑन दिसंबर 2023। तो ये हम लोग देखते हैं कि इसमें भी जो है मिस हैपनिंग हुआ था। एंड ये जो एयरक्राफ्ट जो फ्लाई हो रहा था मुंबई से लेकर के दिसंबर 27, जो एल्टीट्यूड था 9,000 फीट पे, इंस्टीड वॉज ऑफ नॉर्मल 31,000 प्लस इवेंचुअली। तो ये सारा जो है दिक्कत आ रहा है। एंड हम लोग देखते हैं कि ये थोड़ा जो मैथमेटिकल टर्म है, ये जो न्यूज आया है कि ये जो 3.5 जो लैंडिंग एट दुबई जो यहाँ पे और ग्राउंड फॉर मोर देन अ वीक, एंड ये जो और ये 3.5 लैंडिंग क्या है और ये लैंडिंग होता क्या है, तो हम लोग देखते हैं ये जो सिंपल लैंडिंग है, तो लैंडिंग मतलब ये जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है जो, एंड हम लोग देखते हैं कि ये जो 3.5 पे जो लैंडिंग है दुबई में हुई थी ग्राउंड पे वो मोर देन अ वीक। तो हम लोग ये देखते हैं कि सिंपल जो लैंग्वेज में कि जो ग्रेविटी क्या होता है जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ये जो जी है मास इनटू एंड वेलोसिटी, तो वो कितनी स्पीड से उसका वेट कितना है और वो कितनी स्पीड से चल रही है तो वही दिखाता है। एंड ये हम लोग देखते हैं, एंड ये जी जो है 1G लैंडिंग द वेट ऑफ व्हील्स इक्वल टू द वेट ऑफ क्राफ्ट। तो ये जो हम लोग देखते हैं कि ये जो किसी का स्पीड कितना है और वेट कितना है इसी हिसाब से उसको मेजर करते हैं, और उसमें ग्रेविटी कितनी लग रही है तो उस हिसाब से मेजर करते हैं। और ये जो प्लेन है वो परमिटेड टू डिस्पार्ट एज एन अनप्रेशराइज माइट वाज अलाउड टू जस्ट वन टेक ऑफ एंड वन लैंडिंग। तो इसमें है कि उस समय जब ये जो जगह है जो परमिट किया जाता है तो उस जगह पे सिर्फ एक ही टेक ऑफ हो सकता है और लैंडिंग हो सकता है। लेकिन उस समय क्या हुआ कि एक तो बस उसी जगह पे आ रही थी, एंड वहां पे जो फ्लाइट जो जापान में हुआ है तो वो कोलाइड कर गया, क्योंकि वो सेम टाइम पे वहां पे वो प्रेजेंट हो रही थी। एंड इस टाइप के मिस हैपनिंग बहुत सारी जगह पे ये होती है, जैसे लास्ट टू लास्ट ईयर ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड की केरला के कोझिकोडे में भी यहाँ पे जब लैंडिंग हो रही थी तो वहां का जो एयरपोर्ट है वो बहुत ज्यादा स्विफ्ट है और ये प्लेटू पे बेस्ड है। तो जब लैंडिंग हो रही थी तो उसकी स्पीड है ना मेजर नहीं कर पाई और वो ज्यादा ही स्पीड में लैंड कर गया, जिसकी वजह से ये जो प्लेन है वो नीचे गिर गया था और बहुत सारे लोगों की जान भी चली गई थी। एंड देन ये ड्यूरिंग द कोविड टाइम ही ये जो पाकिस्तान से ये जो फ्लाइट हो रहा था तो उसमें जितने भी लोग थे वो सारे मारे गए थे और उसमें भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये जरूरी है कि उनका जो एयर इंडिया है या फिर जो मैनेजमेंट है तो वो प्रोएक्टिवली चेक करे और रिपोर्ट करे टाइम टू टाइम जो, और जितने भी कैप्टन है उनको ट्रेन किया जाए और उनके जो को पायलट है जो साथ में पायलट होते हैं उनको भी ट्रेन किया जाए। तो ये सारी जो टर्म है मतलब बेसिक है कि जितने भी जो पायलट हैं जो लोग हैं इवन दो पैसेंजर्स को भी ट्रेन करना चाहिए कि इफ यू स्टक इन दिस सिचुएशन तो हाउ विल यू डील दिस। तो इसीलिए सिर्फ कैप्टन को ये ट्रेन करने से नहीं होगा, जो को पैसेंजर है या पैसेंजर है उन सबको भी ट्रेन करना होगा, क्योंकि अगर जब वो कोई मिस हैपनिंग हो जाता है तो अकेला कैप्टन है ना सारी चीजें नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पे एक तो टाइम कांस्टेंट होता है, दूसरा कि एक जो पैक जगह पे छोटे से जगह पे बहुत सारे पैसेंजर्स होते हैं तो जरूरी है कि वो लोग भी ट्रेंड रहें। तो यही सारी चीजें हैं इसमें, और यहाँ पे बताया गया है कि ये सारी जो घटना हुई
एंड ये जो फ्लाइट का नाम है, तो ये फ्लाइट के नाम से हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है कॉन्सेप्ट पकड़ना कि हम लोग कैसे, और इसमें ये जो भी है सिविल एविएशन को प्रोएक्टिवली मेजर्स लेना चाहिए। एंड जब भी कोई फ्लाइट टेक ऑफ होती है या फिर लैंड करती है तो उसको प्रोएक्टिवली पूरा मेजर करके चेक करके उसके बाद ही उसको डिपार्चर करना चाहिए। क्योंकि और जरूरी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पायलट के साथ को पायलट का एंड इवन दो जो पैसेंजर्स हैं उन सबको ट्रेन किया जाए, क्योंकि जो भी सरकमस्टांसेस पड़ती हैं तो सिर्फ पायलट, जैसे एज वी कैन सी ये जो जापान में भी हुआ, तो जितने जो पैसेंजर्स है 379 ये जो पैसेंजर थे वो तो सेफली है ना निकाल दिए गए, लेकिन जो क्रू मेंबर थे तो उसमें से सिर्फ एक ही बच पाया, और वो भी पायलट। और उसने क्या किया था, जो इमरजेंसी जो उनकी बाहर की गेट होती है उससे वो जंप कर गया, तो वो इंजर्ड हुआ लेकिन मरा नहीं। लेकिन बाकी जितने जो 5 क्रू मेंबर थे उनकी डेथ हो गई। तो जरूरी है कि जितने जो पायलट हैं एंड साथ के साथ पैसेंजर्स हैं उनको अच्छे से ट्रेन करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये जो स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन एज ए बूस्ट फॉर डिसेबिलिटी राइट्स है कि जितने भी डिसेबल पर्सन है तो उनके राइट्स के लिए क्या किया जा रहा है और क्या जरूरी है एक्चुअल में, तो वो सब हम लोग देखेंगे। जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर नेगोशिएशन करना चाहिए एंड कोलेबरेटिव एंड सॉल्यूशन ड्रिवन डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन करना चाहिए। एंड इसी से क्या होगा कि ये जो अल्टरनेटिव है ये लिटिगेशन का वो खत्म हो पाएगा। एंड देन ये जो नेगोशिएशन टेबल एंड जो इम्प्रेसिंग अपॉन देम बेनिफिट ऑफ कंप्लाइंग एंड सोशल वेलफेयर, तो ये उनके सोशल वेलफेयर का सोचना चाहिए, तभी जाके वो जो इम्प्रेसिंग वर्क हो पाएगा। क्योंकि बहुत सारी जगह पे क्या होता है, ये स्कीम चला दी जाती है और जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए बहुत सारा स्कीम दे दिए, फंड दे दिए, तो ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है, उनको स्किलफुल बनाना। स्किलफुल अगर वो बनेंगे, एजुकेशन दिया जाएगा और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, तब जाके एक्चुअल में वो लोग का जो डिसेबिलिटी है तो वो फुलफिल हो पाएगा और वो किसी भी बिना किसी के सहारे के वो अच्छे से रह पाएंगे। क्योंकि सिर्फ स्कीम देना, रिजर्वेशन देना तो ये सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि अगर आप रिजर्वेशन देते हैं तो फिर आप उनको थोड़ा मोरली सपोर्ट कर देते हैं फाइनेंशियली, बट लाइफ लॉन्ग के लिए वो रिजर्वेशन पे नहीं चल सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि उनको एजुकेशन देना, स्किलफुल बनाना और उनके लिए सबसे पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ये जो है उनका मोराल बहुत डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए हम लोग और भी चीजें देखते हैं। एंड ये जो यूटिलिटी है जो परवेट करता है सेक्टर को कि कैसे वो मोस्ट इफेक्टिव हो पाए, और सेटलिंग द डिसेबिलिटी राइट्स कि जितने जो डिसेबिलिटी राइट्स हैं उनको कैसे ये सेट किया जाए। और जैसे यूनाइटेड स्टेट में जो डेवलपमेंट होता है यूएस का, तो वो मिस ये जो फीन गोल्ड है वो कहती हैं कि प्लेड नो स्मॉल पार्ट इन एंश्योरिंग, तो उसमें जो डिसेबल पर्सन है उनका ऐसा कहना है कि जो भी डिसेबल पर्सन है वो किसी भी पार्ट में बहुत कम हिस्से में पार्ट ले पाते हैं। क्योंकि जब वो अपने ही चीजों में इतना उलझे हुए हैं तो वो जो देश की बात है या फिर ग्रोथ की बात है या किसी भी चीजों में वो कैसे पार्टिसिपेट ले पाएंगे। एंड देन हम लोग देखते हैं कि इसका सक्सेस रेट कितना है। तो इसका सक्सेसफुल जो है जो एड्रेस किया जाता है रिलेटिंग टू ये जो इनएसेसिबल ऑटोमेटेड डियर मशीन, जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसको एटीएम मशीन भी बोलते हैं, एंड पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस हो गया, या फिर जितने भी सिग्नल्स हो गए, या फिर सर्विस प्रोवाइडर वेबसाइट हो गया। एंड जिस तरह से स्टार्ट किया है वॉलमार्ट ने, सीवीएस ने और ये केयरमार्क ने कि कैसे ये एक्सेसिबल बनाया जाए और प्रेस्क्राइब किया जाए कि जितने भी लोग जो हैं ब्लाइंड है या फिर लो विजन वाले कस्टमर हैं तो उनको। एंड इसी तरह से जो इंडिया ने भी चलाया है कि पीएम वानी करके कि जितने भी डिसेबल है, जो ब्लाइंड है, तो वो ये सारी चीजों से यूज कर सकते हैं। जो डेफ है तो उनके लिए भी बहुत सारी चीजें की जा रही हैं। जो डिसेबल हैं कि देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो उनके लिए ये जो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है तो उस टाइप को जिसको एटीएम भी बोलते हैं, तो ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा वर्क किया जा रहा है कि ऐसा कुछ बनाए। एंड
एक मशीन ये भी बनाई गई थी कि जिसमें क्या है, जितने भी जो ब्लाइंड पीपल है वो जो नोट को छू करके बता सकते हैं, और वो जब मशीन में नोट को टच करेंगे तो वो नोट को बता देगा कि 500 का नोट है, या फिर 200 का नोट है, या फिर 100 का नोट है। हाँ, लेकिन इसमें जो है एक डिमेरिट था कि वो ये नहीं पता लगा पाता था कि ये असली है या नकली है, डिफ़ॉल्ट है या रियल है। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, एंड ज़रूरी है कि इनका जो ड्राइव है इंस्टीट्यूशनल फॉर्म में हो, तभी जाके ये फैसिलिटेट कर पाएगा स्ट्रैटेजी को। और जो भी जो मोर एक्सेसिबल चीज़ें हैं, जो वोटिंग मशीन के लिए एंड जो वेबसाइट के लिए, तभी जाके वो पूरी हो पाएँगी। एंड ये जो हर्ट ऑफ दिस सक्सेस है, ये विन विन सिचुएशन होना चाहिए कि ऐसा मेथोडोलॉजी लगाना चाहिए कि वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से हो, एंड उसमें कोई डिफॉल्टिंग सर्विस प्रोवाइड ना करता हो। तभी जाके ये जो हाई कॉस्ट एंड जो नेगेटिव पब्लिसिटी है उससे दूरी ले पाएगी। बिकॉज ये जो बैरियर फ्री पार्टिसिपेशन होना चाहिए मार्केट प्लेस में, ये दोनों के लिए, विच तभी जाके ये अचीव्ड हो पाएगा जो स्ट्रक्चर नेगोशिएशन है वो। एंड उसके लिए ज़रूरी है कि रोल ऑफ लॉ होना चाहिए, और लीगल एडवोकेसी होना चाहिए, और ये प्रोटेक्शन होना चाहिए राइट ऑफ मार्जिनलाइज, जो प्रोटेक्ट एंड ये प्रोटेक्शन होना चाहिए राइट ऑफ ये जो मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन है उनका। क्योंकि ये मार्जिनलाइज्ड जो पॉपुलेशन है वो हमेशा कॉर्नर में कर दिए जाते हैं, बिकॉज उनका ज़्यादा है ना वैल्यू नहीं किया जाता। एंड क्योंकि वो खुद डिसेबल हैं, तो ये जो है उनको ये जो आउटसाइड में या फिर कॉर्नर कर दिया जाता है, और जिसके कारण उनका मोरल डाउन होता है। एंड ये उसके लिए की फैक्टर क्या है, ये जो की फैक्टर है कि सक्सेस ऑफ ए स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन depends is the creation of a strong body of disabled friendly legal precedents से। तो वैसे कुछ जो रोबस्ट फाउंडेशन बनाने की जरूरत है, जिसकी वजह से जितने भी डिसेबल लोग हैं वो उनके लिए ये फ्रेंडली रहे, वो मशीन या फिर जो भी गैजेट बनाई जाती है या जो भी चीजें बनाई जाती हैं। तो ये सारी चीजें हैं इनमें, एंड ये क्रिएट करता है स्ट्रक्चर नेगोशिएशन। एंड वंस द कोर्ट आर एबल टू क्रिएट द ब्लूप्रिंट फॉर व्हाट एक्सेसिबिलिटी, एंड देखना होगा कि जितने भी जो डिसेबल जो पर्सन है उनका एक्सेसिबिलिटी कितना है, कंप्लायंस कितना है, तभी जाके वो स्ट्रक्चर नेगोशिएशन कर पाएंगे, और उनका जो पाथ है बिजनेस का वो पूरा हो पाएगा। गो थ्रू द ये जो रिग्मा रोल ऑफ लिटिगेशन, तो वो पूरा हो पाएगा फॉर यूजर्स विथ डिसेबिलिटी टू ऑब्टेन ए डिसेबल फ्रेंडली ऑफरिंग। और ये सारा कुछ जितने भी डिसेबल लोग हैं तो उनके लिए वैसा ही चीज बनाना चाहिए जो फ्रेंडली हो और एक्सेसिबल हो। क्योंकि अगर हाई प्रोफाइल चीजें बना दी गई, तो जब वो चीज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है कि हमने, और सिर्फ ये दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए कि हमने इतना हाई प्रोफाइल चीज बना दिया है या फिर हाई प्रोफाइल गैजेट बना दिया है कि जबकि वो उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा कुछ बनाने से मतलब नहीं है, उनके काम की चीजें होनी चाहिए। और इंडिया का जो रेड टैप है कि ये जो इंक्रीज हो रहा है पेंडेंसी, और ये जो पेपर वर्क है या रेड टैप है कि इंडियन सिविल कोर्ट्स में, तो ये जो है ना देखा गया है कि जितने भी ट्रेडिशनल डिस्प्यूट्स है वो रेजोल्यूशन होना चाहिए, उसका मेथड निकलना चाहिए कि कैसे वो उसका रेजोल्यूशन निकलेगा। एंड राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटीज जो एक्ट है 2016 का, तो उसके तहत ये प्रोवाइड किया जाता है कि नॉन कंप्लायंस विद इट्स प्रोविजन। एंड ये रिपोर्ट किया गया है कि ये जो चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो सीसीपीडी है, एंड इसका काम क्या है, ये क्या करता है, ये डिफॉल्टिंग जो सर्विस प्रोवाइडर किया जाता है ये उसको नोटिस करता है, और जितने भी जो और उस पे जो पेनल्टीज लगाई जाती हैं जो नॉन कंप्लायंस की जो ये सर्विस है उन पे। एंड ये जो क्रिएट किया गया है और डिजाइन किया गया है बॉडी किनके लिए, ये डिसेबल राइट्स के लिए, कि जितने भी डिसेबल पर्सन है उनके राइट्स के लिए ये स्टैंड लेता है। और उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव मेजर डेवलप होता है। और जो मार्केट प्लेस में भी देखा गया है कि अगर ये जो पॉजिटिव मेजर्स लिया जाएगा तो जो भी डिसेबल्ड है तो उनका जो मार्केट प्लेस या मार्केट वैल्यू भी बनेगा। एंड ये जो सीसीपीडी है वो डायरेक्ट किसको करता है, जैसे पेटीएम हो गया, डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन हो गया उसको। एंड ये जो मोबाइल एप्लीकेशन एक्सेसिबल रहता है, ये जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज उनके लिए ये सारा काम करता है। एंड ये जो पेटीएम एप्लीकेशन है वो अल्टीमेटली बिकेम मोर इनएसेसिबल, क्योंकि
जितने भी डिसेबल लोग हैं उनके लिए पेटीएम के लिए ऐसा कुछ बनाया नहीं गया है कि जो ब्लाइंड लोग हैं या डेफ है या फिर डिसेबल हैं तो वो एक्सेसिबल कर पाए ये जो पेटीएम है। क्योंकि पेटीएम में भी बहुत सारी चीजें अभी करनी बाकी है कि जो लोग हैंडीकैप है या जो डिसेबल्ड है तो उनके लिए कुछ चीज़ें यूनिक बनाने का तो ये भी उनको करना होगा। और ये जितने भी डिजिटल सर्विस है वो भी एक्सेसिबल किया गया है पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ के लिए, ताकि उनका जो रियल टाइम का जो रिक्वायरमेंट है और ये जो कांस्टेंट विजिलेंस है वो पूरा हो पाए। एंड देन ये भी है कि ये जो पोटेंशियल है स्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन टेक्निक का तो यूटिलाइज किया जाता है ये जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनके लिए। और उससे क्या होता है जितने भी सर्विस प्रोवाइडर हैं जैसे कि ये पेटीएम हो गया जो अवॉइड करता है एम्बेरसमेंट ऑफ बीइंग लेबल्ड एज नॉन कंप्लाइंट, कि उनके लिए ऐसी सुविधा प्रोवाइड किया जाए जिससे वो एसेस कर पाए और उनको ये ना दिखाए कि वो डिसेबल है, वो क्षमता नहीं है उनके पास इसको एसेस करने का। तो ये फ्रेंडली होना चाहिए और तभी जाके ये प्रिवेंट हो पाएगा जो ऑफिशियल्स हैं उनके लिए। एंड ये जो पेपर वर्क बिफोर कोर्ट फॉर डेज तो ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। और ये जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज हैं जो उनके लिए कंसर्न की बात है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो मॉनिटर करता है जो फिक्स दे गेट इम्प्लीमेंटेड तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा सर्विस लाना चाहिए जो वो काम कर सके, वो सर्विस प्रोवाइड कर सके और मॉनिटर कर पाए कि जो भी इम्प्लीमेंटेशन में आनी चाहिए वो चीज़ें, ऐसा नहीं कि बना दिया गया और वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं उस सर्विस को और मॉनिटर ही नहीं कर पा रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। अब देखते हैं ये प्रायोरिटीज की तो कौन सी बातों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि उनका जो भी चीजें बनती है तो उसका सक्सेस रेट क्या है वो देखना चाहिए कि सक्सेस ऑफ एनी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मॉडल। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, लेवल ऑफ प्रायोरिटी और जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका एंड विलिंग टू अफोर्ड। तो जितना ज्यादा ये लेवल ये जो कोई भी चीज का जो सक्सेस रेट है वो किस पे देखते हैं कि लेवल ऑफ ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है लेवल ऑफ प्रायोरिटी कि वो कितना प्रायोरिटी पे लिया जा रहा है और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कितना उस चीज को पूरा कर पा रहा है। एंड ये देखते हैं कि इसके कारण क्या होता है, टिल द टाइम सच प्रोवाइडर कंटिन्यू टू फील दैट देयर आर नो रियल बेनिफिट ऑफ प्रोवाइडिंग एनी सर्विस टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। एंड ये जब तक वो लोग फ्रेंडली ये सारी चीजों से नहीं होंगे एंड उनके लिए ये सारी चीजें जब तक है ना यूज में प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा तब तक ये बिल्कुल भी ये रियल जो बेनिफिट होता है और जो प्रोवाइड किया गया है उनके लिए ये बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं होगा। एंड तभी ये लगता है कि जो भी चीजें बन रही है अगर वो उनके काम की नहीं है तो ये ऐसा लगता है कि टॉल ऑर्डर टू अचीव कि उसको अभी मुकाम हासिल करना बहुत दूर की बात है और अभी उनके लिए बहुत कुछ करना है। एंड ये जो हेलेन केलर है वो उन्होंने नोट किया और ये बताया कि ये जो ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट है। तो ये सारी ये एक कोट के रूप में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। जो हेलर केलर है उसने बोला कि जो ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, कि ऑप्टिमिज्म एक ऐसा फेथ है जो हमें अचीव करना ही है। सो वी सबमिट दैट कि ये जो टाइम टू डिप्लॉय स्ट्रक्चर नेगोशिएशन इन ए बिग वे हैज कम। और ये जो बिजनेस है और रिफ्यूज टू ज्वाइन है और ये जो बैंड वैगन है विल बी डूइंग इट सो दैट एट देयर ओन पेरिल। एंड ये बोला जा रहा है कि ये जो डिसेबल पर्सन है उनको इतना इनॉर्मस हो कर देना चाहिए और ये बाइंग कैपेसिटी उनकी बना देनी चाहिए कि वो कोई सा भी जो लीगल कंप्लायंस है उस पे क्वेश्चन ना करे और जो उनके काम की चीजें हैं और वो इतना स्किलफुल उनको बना देना चाहिए कि वो जो टाइम है ये जो बिजनेस का वो यूज कर सके और जो भी प्रायोरिटी एरिया है और डिसेबल यूजर्स के लिए वो फुलफिल कर सके। और ये कब होगा, जब ये ओपननेस आएगा और जो स्ट्रक्चर नेगोशिएशन आएगा तभी जाके ये पावरफुल ये सेटअप हो पाएगा ये उनके डायरेक्शन में। तो बेसिकली कि उनको एजुकेट करना है एंड स्किलफुल बनाना है। सिर्फ स्कीम चलाने से या फिर रिजर्वेशन देने के लिए या फिर जो भी चीजें बनती हैं जैसे बहुत सारी चीजें जो भी चीजें बनती हैं तो अगर ये मेल को ध्यान में रख करके
अगर फीमेल को ध्यान में रख के ये सारी चीजें बनाते हैं, तो उसी तरह से जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको भी ध्यान में रख के सारी चीजें बनानी चाहिए कि ये जो है, अगर हम ये चीजें बना रहे हैं, ये गैजेट है या कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी सामान है, तो वो इसको यूज कर पाएंगे या नहीं, या फिर अगर वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो जरूरी है कि इन सब लोगों को, जितने भी डिसेबल लोग हैं, उनको ट्रेंड करने का, कि कैसे वो लोग ट्रेन हो पाएंगे और सारी चीजें यूज कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई हैव डिस्कस्ड कि ये जितने भी बोइंग है या जेट है या फ्लाइट है, तो कैप्टन के साथ पैसेंजर्स की भी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि अगर पैसेंजर, कैप्टन जो है या फिर जितने भी लोग हैं उसमें क्रू मेंबर, तो हार्डली 5-6 होते हैं, उससे ज्यादा नहीं होते, लेकिन पैसेंजर्स कितने होते हैं, वो 300 to 400। अगर लार्ज बोइंग और ये जो फ्लाइट है और इंटरनेशनल में और ज्यादा पीपल होते हैं, तो 300 और 400 को, ये जो 6 जो पीपल हैं, वो सिर्फ टैकल नहीं कर पाएंगे और कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर इमरजेंसी सिचुएशन बन गया तो जरूरी है कि ये जो 300 पीपल हैं और 400, तो उनको भी बकायदा सारी चीजों से ट्रेन करना चाहिए। सिर्फ उनको ये बताना कि हाँ, इमरजेंसी गेट इधर है, मास्क लगा लेना है, एंड ऑक्सीजन की कमी हो तो वैसा नहीं, उनको और डिजिटली और मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग करना होगा एंड एजुकेट करना होगा कि इफ इन केस अगर कोई सरकमस्टांसेस ऐसा आया, तो वो खुद के साथ साथ अब जो बाकी के पैसेंजर्स हैं, जो को पैसेंजर्स हैं, उनकी भी जान बचा पाए। तो यही सारी चीजें हैं इसमें, और हमने सारी जो चीजें हैं उसको डिस्कस कर लिया। तो आप लोग इसको देखिए, एंड आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं, एंड मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से वो भी ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, और आप लोग इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए एंड सपोर्ट करते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच।